इवन कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। चलिए खाने को आगे बढ़ाते हैं। युगान का दिल जोरों से धक धक करने लगा। उसने घूर कर अपनी डरावनी नजरों से अपने सामने देखा तो वह जो आंखें चमक रही थी वह उल्टे कदमों के साथ वहां से गायब हो गई। युगान ने जल्दी से रूही को गोद में उठा लिया और भागते हुए पैलेस की तरफ चला गया। युगांत को इतनी जल्दी से आता देख सब लोग एकदम से हड़बड़ाकर उसे देखने लगे। सबकी नजरें युगांत की गोद में लेटी हुई लेडी बॉस की तरफ चली गई। उसे ऐसे देख सब लोग मामला समझ गए। एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से डॉक्टर से कांटेक्ट किया तो बाकी सब लोग अपने अपने पोजीशन लेकर खड़े हो गए। युगांत भागते हुए रूही को लेकर कमरे के अंदर आ गया और उसे बेड पर लेटाकर उसके गालों को थपथपाते हुए परेशानी से बोला, ओपन योर आईज माऊ। लेकिन रूही तो बेहोश हो चुकी थी। युगांत ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और जोर से बेड पर मुक्का मारते हुए गुस्से से बोला, शिट मैन, ये मैंने क्या कर दिया। यह लड़की उफ बवाल कर रही है। युगांत गुस्से से बड़बड़ा रहा था तभी ब्राउन ने कमरे का दरवाजा नॉक किया। युगांत ने रिमोट से कमरे का दरवाजा ओपन किया तो उसके कान में ब्राउन की आवाज पड़ी, किंग बॉस डॉक्टर हैज बी अराइव। ब्राउन की बात सुनकर युगांत चिढ़कर अपनी दबंग आवाज में बोला, सो आर यू वेटिंग फॉर द मोमेंट नाउ। युगांत की बात सुनकर ब्राउन डर से कांप गया और धीरे से बोला, सॉरी बॉस, आई विल सेंड देम राइट नाउ। युगांत ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप रूही के पास बैठ गया। तभी ब्राउन डॉक्टर को लेकर अंदर आ गया। बेचारा डॉक्टर अपने हाथ में पकड़े बैग से अपने आप को ढकते आगे बढ़ रहा था। शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा लाल लाल हो गया था। दिखने में जवान लग रहा था, लेकिन इस वक्त वह जिस हालत में था, कोई भी उसे देखता तो सच में अपनी हंसी नहीं रोक पाता और लड़कियां आहें भरने से ना चूकती। वह डॉक्टर आगे बढ़ते हुए जाकर सोफे के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही युगांत की नज़र उसके ऊपर पड़ी, उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई और वह गुस्से से उस डॉक्टर को देखने लगा, जिसे देख उस डॉक्टर ने घबराते हुए अपनी रोनी शक्ल बनाकर कहा, मेरी कोई गलती नहीं है किंग बॉस। ब्राउन मुझे ऐसे लेकर आ गया। मैंने उसे कहा था कि इस एटलीस्ट कपड़े पहनने का वक्त तो दो, लेकिन यह मुझे, थैंक गॉड मैंने अंडरवेयर नहीं निकाले थी, वरना पता नहीं इस वक्त मैं आपके सामने किस हालत में होता। उस डॉक्टर ने अफसोस जताते हुए कहा तो युगांत ने उसे गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और गुस्से से बोला, जल्द से जल्द इसका ट्रीटमेंट करो और दफा हो जाओ यहाँ से। जाओ, आगे से कभी भी तुम मुझे इस हालत में माऊ के सामने दिखे तो तुम्हें जो यह बची कुची जो पहनी हुई है ना, ये भी तुम्हारे ऊपर नहीं रहेगी। युगांत की बात सुनकर डॉक्टर डर गया और बोला, ठीक है ना, फिर तुम अगली बार मुझे इस हालत में कभी उठाकर मत लेके आना, समझे तुम डरावनी ब्राउनी। युगांत ने उसकी बकबक सुनकर गुस्से से कहा, अपनी बकवास बंद करो कभी और चुपचाप से देखो इसे क्या हो गया है। युगांत की बात सुनकर कबीर ने बेड की तरफ देखा और वहां लेटी खूबसूरत सी लड़की को देखकर कबीर की आंखें ही फैल गई। वो अपनी फैली हुई आंखों के साथ टुकुर टुकुर रूही को देखते हुए बोला, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यह इतनी ज़्यादा कयामत वाली प्रिंसेस तुम्हें कहाँ मिल गई। इसके इतने भाग खुल गए, ये सीधा द युगांत राणा के बेड तक आ गई। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार हो गया। कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ या फिर सीधा नरक ही पहुँच गया हूँ। कबीर की बकवास सुनकर युगांत ने गुस्से से अपनी दबंग आवाज़ में चिढ़कर उसे देखा और कहा, अगर तुमने अपनी मुंह बंद नहीं किया तो अभी सीधा नर्क ही पहुंच जाओगे। और अपनी आंखें और अपनी जबान को संभाल कर रखो, क्योंकि ये मिसेस युगान सिंह राणा है। युगान ने एक बम और फोड़ दिया कबीर के ऊपर और कबीर वही बेहोश हो गया। उसे बेहोश देख ब्राउन ने अपना सिर हिला दिया। वही युगान ने गुस्से से ब्राउन को देखा तो वह हड़बड़ाते हुए बोला, सॉरी बॉस। युगान ने गुस्से से कबीर के ऊपर लात मारी और कहा, तुम्हारे इस सॉरी का मैं अचार डालूं, दफा हो जाओ तुम दोनों भी यहाँ से। युगान की बात सुनकर ब्राउन सीधा खड़ा हो गया और उसे झट से कबीर के पैर को पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर निकल गया। युगांत ने गुस्से में दरवाजे का लॉक कर दिया और फिर अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल किया। कुछ ही देर में उसे कुछ दूसरी तरफ से कुछ कहा गया, जिसे सुनकर युगांत ने रूही के ऊपर ट्रीटमेंट किया और वहां पर बैठ गया। वह एकटक जुनूनी नज़रों से जूही को देख रहा था। आंखों में उसके नाम का नशा, दिल में उसके लिए प्यार उमड़ रहा था। कैसी फीलिंग थी यह उसे भी नहीं पता था, लेकिन इस फीलिंग में काफ़ी सुकून था जो इस वक्त युगांत को मिल रही थी।
वह एक टक-टक रूही को देखते हुए बोला, ना जाने कैसी ख्वाहिश है, ना जाने कैसी है ये मनमर्जी, ना जाने यह कैसी दिलकशी है, लेकिन जो भी है काफ़ी सुकून भरी है। तुझे यूं ही देखने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाए माऊ, लेकिन मेरी ये नज़रें कभी भी तुम्हारे ऊपर से नहीं हटेगी। कितना भी देखूं कम ही लगता है। 6 महीने फादर ने 6 महीने दिए मुझे, और 6 महीने के अंदर ही अंदर तुम मेरी पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी। तन से, रूह से, मन से। तुम बस देखती जाओ माऊ, ये युगान सिंह राणा तुम्हें पाने के लिए क्या क्या करता है। तबाही तो लानी ही पड़ेगी, वह भी बेहद वाली, हद से ज़्यादा वाली। इतना कहकर युगान जोर जोर से हंसने लगा। दूसरी तरफ बेंगलोर में कियारा शौक होकर अपना फ़ोन को देख रही थी। उसे ऐसे देख कल्याणी ने उसे हिलाते हुए पूछा, तुम्हें क्या होगा? तुम इतनी ज़्यादा शौक में क्यों चली गई हो? कियारा ने गुस्से में अपनी माँ को देखा और उसकी नज़र फ़ोन करते हुए बोली, देखिए देखिए इसे, अलग इन्हें अलग करने जा रही थी आप। आपको लगता है अब युगान इससे अलग होगा? क्या मतलब है इन सब का? कल्याणी की बात सुनकर कियारा की बात सुनकर कल्याणी जी की उसके हाथ से फ़ोन लिया और फ़ोन को देखने लगी। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं, क्योंकि सामने फ़ोन पर तस्वीर थी जो युगांत ने खुद अपने सोशल मीडिया आईडी पर डाली हुई थी, जिसमें उसकी डिनर डेट की सारी अरेंजमेंट थी और वह पीछे की तरफ रूही को ऊपर झुका हुआ था। लेकिन इसमें रूही का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तस्वीर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक थी, जिसे देख कोई भी पता लगा सकता है कि युगांत और रूही के बीच में कितना ज़्यादा प्यार था। उन तस्वीरों को देखकर कियारा के तन मन में आग लग पड़ी थी। उसने गुस्से से अपनी माँ को देखा और फिर पटकते हुए बोली, आपने कुछ नहीं होने वाला माँ, अब जो भी कुछ करना है मैं ही करूँगी। इतना कहकर क्रूरता से मुस्कुरा दी और अपनी माँ के कमरे से बाहर निकलकर किसी को फ़ोन कर दिया। कोई और भी था जिसके दिल में इस तस्वीर को देखकर आग लग गई थी, जो किसी के चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी। युगान इस वक्त अपने जिम में था। उसके सामने ब्राउन, देव और कबीर थे। कबीर इस वक्त रोते हुए पुशअप कर रहा था। देव ने काउंट करते हुए कहा, किंग बॉस, 15 मिनट हो गए और 200 पुशअप ही हुए हैं। देव की बात सुनकर कबीर ने गुस्से से उसे देखा और गालियां देते हुए बोला, तू तो मुझे बाहर मिल, फिर तुम्हें बताता हूँ। युगान जो बड़े बड़े डंबल उठाकर कसरत कर रहा था, देव की बात सुनकर डंबल को नीचे रख दिया और अपना पसीना साफ करते हुए अपनी दबंग आवाज में बोला, 2 महीने तक तू मुझे किसी भी लड़की के साथ दिखना नहीं चाहिए, वरना अगले ही पल तुझे तेरी वर्दी से छुटकारा मिल जाएगा। इतना कहकर युगान तेज कदमों के साथ जिम रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही कबीर अपनी जगह से उठ गया और उसने देव की गर्दन को पीछे से पकड़ लिया। जैसे ही कबीर ने देव की गर्दन पकड़ी, देव एकदम से हड़बड़ा गया और उसके हाथ से अपने गर्दन को छुटाते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर मैं काउंट नहीं करता तो क्या बॉस को पता नहीं चलता? उनका पूरा ध्यान तुम्हारे ऊपर ही था, इसलिए मुझे छोड़ दो, वरना तुम्हारे बारे में एक न्यूज़ बता कर तुम्हारी सजा को दुगना बढ़ा दूंगा। देव की धमकी सुनकर कबीर की आंखें छोटी हो गई और वह देव को घूरते हुए बोला, अच्छा, तू मुझे सजा देगा? आज तो तेरा ट्रीटमेंट मैं अच्छे से कर देता हूँ। कल रात तू कहाँ था? उसकी पूरी डिटेल है मेरे पास। इतना कहकर कबीर ने उसकी गर्दन को छोड़ दिया और उसे एक विनिंग स्माइल देकर वहां से जाने लगा, जिसे देख देव उसके पीछे भागते हुए बोला, देखो कबीर, ये गलत बात है। मैं भी तुम्हारे प्राइवेट मोमेंट खराब नहीं करता। तुम ऐसे कैसे? कबीर ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम्हारी वजह से मैं 2 महीने तक मैं अपनी प्यारी प्यारी गर्लफ्रेंड का मुंह नहीं देख पाऊंगा, और उन्हें छू तो दूर की बात है, अगर मेरी हालत को हो सकती है तुम्हारी तो क्यों नहीं, भुगत अब तू भी मेरे साथ। इतना कहकर कबीर ने अपनी गर्दन को झटक दिया और वहां से चला गया। देव ने अपनी आंखें बंद की और धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, अरे यार, ये किंग बॉस के साथ रह रहकर सब लोग उसकी तरह होते जा रहे हैं। ब्राउन ने अपना चेहरा निविर्तकार किया और उसे एक टफ लुक देते हुए बोला, मीटिंग की अरेंजमेंट देख लो, किंग बॉस सीधा वहां से मीटिंग के लिए आने वाले हैं। देव ने उसे घूर कर देखा और कहा, उनका पूरा शेड्यूल है मेरे पास, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। देव और ब्राउन पैलेस में ही रहते थे, क्योंकि कभी भी युगांत को उसकी जरूरत पड़ जाती थी, इसलिए पैलेस के दूसरी तरफ उनके रहने का इंतजाम किया हुआ था। कबीर को लड़कियां काफ़ी ज़्यादा शौक था, जिस कारण वह पैलेस में कम ही आता था, क्योंकि जब भी वह आता था उसे लड़कियों से दूरी बनाकर रहना पड़ता था।
बाहर चाहे कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन पैलेस के अंदर कोई भी बाहर की लड़की नहीं ला सकता और ना कोई ला सकता है। ये युगांत का स्ट्रिक्ट रूल थे, जो वो खुद भी फॉलो करता था। इस वक्त युगांत जब कमरे में आया तो उसे देखा रूही उठ चुकी थी और बेड पर लेटे-लेटे सीलिंग को घूर रही थी। उसे ऐसे देख युगांत अपने हाथ में पकड़े टॉवल को वहीं सोफे पर फेंक दिया और उसके पास जाकर बैठ गया। रूही को जब एक तरफ़ा बेड नीचे दबा हुआ महसूस हुआ तो उसने उस तरफ अपनी नज़र घुमाकर देखा। युगांत को अपने सामने देख रूही ने फिर से अपनी नज़र घुमाई और सीलिंग को देखने लगी। उसे ऐसे देख युगांत ने अपनी दबंग आवाज़ में पूछा, ऐसा क्या है उस सीलिंग में जो तुम जब से देख रहा हूँ घूरे जा रही हो? रूही ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, वह चुपचाप लेटी हुई थी। उसे ऐसे खामोश देख युगांत को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। वो उसके और नज़दीक खिसक गया और उसके दोनों गालों को अपनी उँगलियों से पकड़ उसका चेहरा अपनी तरफ घुमा और उसकी आँखों में आँखें डालकर अपने दाँत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे इग्नोर करने की? कितनी बार कहा है ना माऊ, मुझे इग्नोर करने की कोशिश मत किया करो। जब भी सामने हूँ, तुम्हारी नज़रें सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी तरफ होनी चाहिए। युगांत का ऐसा डरावनी एटीट्यूड देख रूही के हाथ-पैर ठंडे पड़ गए और वह घबराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिलाते जिसे देख युगांत उसके होठों पर स्मूथ कर लिया और फिर उसे छोड़ दिया। युगांत के छोड़ते ही रूही बेड पर बैठ गई। युगांत एक तरफ उसे देखा और कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें बाहर जाना है। इतना कहकर वॉशरूम में चला गया। रूही उसे जाते हुए देखती रह गई। कुछ वक्त बाद ब्राउन, युगांत, कबीर, देव और ब्राउन हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। देव, युगांत और ब्राउन किसी मीटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वहीं कबीर वहीं सोफे पर आधा लेटा हुआ था, मोबाइल में कुछ देख रहा था। तभी उसके कानों में हल्की झनकार सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर सबकी नज़रें अपने आप ही उस तरफ चली गई। सबकी नज़रें उस आवाज़ की तरफ देख चली गई। सब कुछ देखते रह गए। वहाँ पर काम कर रहे सर्वेंट भी एकटक उस तरफ देख रहे थे, जहाँ से रूही सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ रही थी। इस वक्त उसने सिंपल सी लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथ में शादी का जूड़ा, मांग में सिंदूर, गले में रूहान के नाम का मंगलसूत्र और एक उसी पेंडेंट का डायमंड का मंगलसूत्र जो लॉन्ग था, जो रूही के नाभि तक आ रहा था। साड़ी पहनी हुई जिस कारण रूही की पतली कमर साफ-साफ दिखाई दे रही थी, उसने अपने लंबे बालों को एक तरफ पिन अप करके खुला छोड़ा दिया था। पैरों में सिंपल साड़ी से मैच होती हुई सैंडल। रूही इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उसकी कोई होड़ नहीं थी। उसकी इस ब्राउन आँखें इस वक्त किसी कांच की तरह चमक रही थी। चेहरे पर सिंपल सा मेकअप और होठों पर पिंक लिपस्टिक। कबीर का मुंह तो खुला का खुला ही रह गया। वहीं देव ब्राउन की हालत भी कुछ ऐसे ही थी। जहाँ वह यूरोप की लड़कियों को देख देख कर अपनी आहें भरते थे, वहाँ पर इंडियन लुक में रूही को देखकर उनके शरीर में गूज़बम्प आ रहे थे। युगांत इस सबसे बेखबर अपनी माँ को अपलक घूरे जा रहा था और रूही अपनी साड़ी की प्लेट को संभालते हुए नीचे उतर रही थी। वहाँ पर खड़े सर्वेंट भी रूही को एकटक देखे जा रहे थे। रूही जाकर युगांत के सामने खड़ी हो गई। युगांत के मुंह से अचानक ही निकल गया, उफ कयामत की मेरी रानी, मेरी तबाही। लेकिन रूही सुना नहीं, क्योंकि युगांत ने बहुत ही धीरे से कहा था। रूही ने देखा युगांत उसे घूरे जा रहा था। उसने अपने युगांत के सामने चुटकी बजाई, तब कहीं जाकर युगांत अपने होश में आया और उसने ऊपर से नीचे तक देखने लगा। युगांत को ऐसे इंटेंस नजर देख रूही के पूरे शरीर में हलचल मच गई और वह घबराते हुए वहीं खड़ी थी। तभी उसके कान में आवाज़ पड़ी, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी, कहीं मैं दिल के दौरे से मर ना जाऊं। जैसे ही सबके कान में यह आवाज़ पड़ी, युगांत अपने होश में आया और उसे घूर कर कबीर को देखा, जो एकटक रूही को देखे रहा था। उसकी नज़रें चारों तरफ घूम गई तो उसने पाया सभी लोग रूही को देख रहे थे। सबकी नज़र रूही के ऊपर देख युगांत एकदम से सनक गई। उसने गुस्से से रूही के हाथ को पकड़ लिया और उसे सीधा अपनी तरफ खींच लिया। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया से रूही जहाँ खड़ी थी वहाँ से सीधा युगांत सिंह की गोद में गिर गई और उसका मुंह सीधा युगांत के सीने में था। युगांत ने उसे अपने दोनों हाथों से सीने में छुपा लिया और सबको एक डरावनी लुक देते हुए बोला, अभी के अभी सभी लोग पैलेस के गार्डन में मिलो। युगांत की बात सुनकर सब लोग कांप गए। कबीर ने अपना थूक निगला और वहां से भागने की कोशिश में था, जिसे देख युगांत जोर से अपनी दहशत भरी आवाज में बोला,
हिलने की कोशिश भी मत करना। अगर पैलेस के बाहर तुम्हारा कदम भी गया तो तुम्हारे दोनों पैर तोड़कर हाथ में दे दूँगा। युगांत की आवाज़ सुनकर कबीर दहशत से हिल गया। उसके साथ ही सभी लोगों की हालत खराब हो गई। पता नहीं अब युगांत उनके साथ क्या करेगा। सब लोग चुपचाप अपना सर झुकाकर पैलेस के बाहर चले गए। उनके जाते ही युगांत ने रूही का चेहरा अपने सीने में से बाहर निकाला और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने दबंग आवाज में गुस्से से बोला, ये यूरोप है, इंडिया नहीं है। यहाँ पर इंडियन कपड़े नहीं पहने जाते, इसलिए चुपचाप जाकर ढंग से कपड़े पहनकर आओ। इतना कहकर युगांत ने उसे छोड़ दिया, जिसे देख रूही ने अपनी आंखें छोटी की और मुंह बनाकर बोली, सड़ू कहीं का, इतने अच्छे से रेडी हुई, सब बेकार गया। उसकी बात सुनकर युगांत उनके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और सीधा अपनी तरफ उसका चेहरा करके उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और फिर उसे एक लॉन्ग पैशनेट डीप किस करके छोड़ दिया। रूही ने गुस्से से एक लुक दिया और पैर पटकते हुए कमरे की तरफ चली गई। युगांत अपने आईब्रो ऊपर की और अपने होठों को हल्के से उंगलियों से सहलाते हुए जुनूनी भरी आवाज में बोला, उफ मऊ, तुम्हारी ये लिप्स इतने मीठे हैं तो तुम क्या होगी। अब तो इंतजार भी नहीं होता, लेकिन ये दुर्गा देवी मेरे सारे मूड को बैंड बजा रही है, जल्द से कुछ करना पड़ेगा। इतना कहकर वह पैलेस के बाहर चला गया, जहाँ पर सब लोग खड़े थे। सबके आगे ब्राउन देव और कबीर खड़ा था। सबके सर नीचे झुके हुए थे। सुबह का वक्त होने के कारण कड़ी धूप गिर रही थी और कड़ी धूप में जो लोग दहशत भरी निगाहों से युगांत की सजा का इंतजार कर रहे थे। युगांत रोप से चलते हुए उनके सामने आकर खड़ा हो गया और अपने पैंट के दोनों जेब हाथ डालकर सबको अपनी डरावनी नजरों से घूरने लगा। इस वक्त उसका ऑरा काफी ज्यादा डरावना था, जिसे देख सबकी हालत खराब हो रही थी। मारिया आंटी वहीं खड़ी थी, जो सबको गुस्से से देख रही थी। उन्हें भी पता था रूही अब युगांत की बीवी है और युगांत सिंह राणा की बीवी पर कोई अगर ऊंची नज़र करके देखा तो युगांत सिंह राणा उसका क्या हाल कर सकता है, वह तो सिर्फ वही जानता था। आज सिर्फ लड़कियों को घुमाने वाला अपनी बीवी के लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव होता जा रहा है, यह वही जानता था। रूही अब युगांत सिंह राणा का वजूद बन गई थी। जो कोई नहीं कर पाया उस लड़की ने कर दिखाया था। जो किसी के अंदर नहीं था वह इस लड़की के अंदर था, जो इस वक्त उसकी बीवी थी। युगांत ने सबको देखते हुए अपनी डरावनी आवाज़ में जोर से चिल्लाते हुए कहा, पूरे पैलेस के 50 चक्कर लगाने हैं तुमको, वह भी आधे घंटे के अंदर। नाउ स्टार्ट। युगांत बात सुनी सभी लोग शॉक हो गए। आधे घंटे के अंदर 50 राउंड मारेंगे, वो भी पैलेस के। कबीर ने डरते हुए युगांत से पूछा, अगर आधे घंटे में 50 राउंड पूरे नहीं हुए तो क्या करोगे। कहते हुए कबीर शक्ल देखने लायक हो गई थी। उसकी हालत देख युगांत के होठों के कोने मुड़ गए और वह अपनी रोबीली आवाज में बोला, वह मेरी बीवी है। आगे से अगर किसी ने भी आंख उठाकर उसे देखने की कोशिश की तो सीधा उनकी आंखें निकाल दी जाएगी, फिर चाहे वह मेरे कितने भी ज़्यादा करीब क्यों ना हो। जितनी इज्जत मुझे दी जाती है उतनी ही इज्जत मेरी बीवी को भी मिलनी चाहिए। अगर आप आधे घंटे के